हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आज से एक वीडियो का सीरीज मैं बना रहा हूँ बीआरएफ और वीआरवी सिस्टम के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इसका जो पाइपिंग लिमिटेशन क्या होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीआरएफ सिस्टम ब्रांचिंग लेआउट। तो इसका पाइपिंग का जो ब्रांचिंग से होता है वो कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में और हम लोग अभी फ़िलहाल जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो तोशिबा स्टैंडर्ड पे बना रहा हूँ, तोशिबा के मशीन का। ठीक है, नेक्स्ट मैं डायोकिन पे बनाऊँगा। तो अभी क्या है कि बीआरएफ सिस्टम होता क्या है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे मल्टी स्प्लिट सिस्टम के बारे में, जिसमें क्या होता है कि एक आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्टेड होता है। सेम वैसे ही उसी बेस पे ये वीआरएफ सिस्टम भी है हमारा, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि एज पर कैपेसिटी इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। जितना कैपेसिटी हमें रन करना होता है, मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम से 4 आउटडोर लगा हुआ है जिसमें, और ये पाइपिंग सिस्टम से ये कनेक्टेड है जिसमें 9 इंडोर यूनिट लगा हुआ है। अगर एट सेम टाइम हम सिर्फ एक कैसेट यूनिट में चलाना चाहता हूँ, तो ये कैसेट यूनिट जो भी इसका रूम टेम्परेचर होगा, सेट टेम्परेचर होगा, तो सबसे पहले जैसे ही हम इस यूनिट को ऑन करेंगे तो वो सेंसर इसमें जो लगा हुआ वो सेंस करेगा कि मोड कौन सा है, हीटिंग मोड है और कूलिंग मोड है। ठीक है, फिर उस बेस पे इसका जितना टनेज होगा उसके हिसाब से जो हेडर यूनिट है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि वीआरएफ आउटडोर यूनिट में हम लोग जो फर्स्ट इंडोर के नज़दीक जो सब आउटडोर होता है उस आउटडोर यूनिट को हम लोग हेडर बोलते हैं, और बाकी आउटडोर यूनिट्स को हम लोग फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले वर्किंग जान लेते हैं। तो जैसे हम लोग सिग्नल देते हैं, इंडोर यूनिट रिमोट से ऑन करते हैं, तो वहाँ पर उसमें क्या होता है कि आउटडोर यूनिट सेंस करता है। और आउटडोर यूनिट में 2 तरह के कंप्रेसर होते हैं। एक तो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है जो कि एज पर कैपेसिटी अपने रेफ्रिजरेंट को मॉड्यूलेट करता है। तो जितना रेफ्रिजरेंट इस मशीन को चाहिए होगा उतना रेफ्रिजरेंट वो फ्लो करेगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंप्रेसर होता है, जो कि हमें वो फुल स्पीड पे चलता है। और वीआरएफ में एक और एडवांटेज है कि हम लोग इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं रूम बाय रूम, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। हम लोग रूम बाय रूम अलग अलग तरीके का इंडोर यूनिट भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी रूम में हमने कैसेट यूनिट कनेक्ट कर लिया, किसी में 2 वे कैसेट लगा दिया, किसी में 1 वे कैसेट लगा दिया। आप फ्रेश एयर यूनिट लगा सकते हैं, डक्टेबल यूनिट लगा सकते हैं, स्लिम टाइप कैसेट यूनिट जो सीलिंग हैंगिंग होता है, फिर स्प्लिट वॉल माउंटेड लगा सकते हैं, फ्लोर माउंटेड मशीन लगा सकते हैं। और इसका तो एक तो इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल होता ही है, उसके साथ साथ एक मास्टर रिमोट कंट्रोलर भी होता है, जो कि आप जैसे रिसेप्शन वगैरह या बीएमएस रूम से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है। तो रिमोट कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद इस पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वीआरएफ का आउटडोर यूनिट इस तरीके का दिखता है। उसके बाद यहाँ पे एक इंडोर यूनिट लगा हुआ है, कैसेट यूनिट। उस इंडोर यूनिट से एक रिमोट कंट्रोलर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, सेम वैसे ही वॉल माउंटेड है। ये सब एक दूसरे से रेफ्रिजरेंट लाइन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद ये ब्लू डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है वो कम्युनिकेशन केबल है, जिसको कंट्रोल केबल भी बोलते हैं। तो सारा कंट्रोल केबल एक दूसरे से लूप होता है, कम्युनिकेशन केबल। उसके बाद वो कम्युनिकेशन केबल जो इंडोर के पीसीबी से कनेक्टेड होता है। फिर आउटडोर के जो पीसीबी होता है आउटडोर का, वहाँ से एक मेन सेंट्रल कंट्रोलर को रिमोट को वायर जाता है। फिर आप या तो इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं रूम में जाके, या फिर आप रिसेप्शन एरिया या फिर वहाँ से बैठ के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इन मशीनों को।
तो वीआरएफ का जो आउटडोर यूनिट होता है वो इस तरीके का दिखता है जब आप कम्बिनेशन बना के लगाते हैं तो। और जो टाइप्स ऑफ वीआरएफ सिस्टम होता है वो कितने तरह का होता है। एक तो आपका हीट पंप होता है जो कि कूलिंग और हीटिंग मोड पे चलता है, एक तो कूलिंग ओनली होता है, तो ये अलग बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे कि वीआरएफ सिस्टम में पाइपिंग ब्रांचिंग कैसे करते हैं। तो उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम और वीआरएफ सिस्टम होता क्या है। और जैसे आप कंफ्यूज होंगे कि वीआरएफ और वीआरवी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों सिस्टम एक ही होता है, दोनों में सेम मिनिमम कैपेसिटी के लिए मिनिमम रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। और उसमें क्या है कि वीआरएफ ने डैकिन कंपनी जो है वो सबसे पहले 1982 में वर्ल्ड फर्स्ट वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम सिस्टम को लॉन्च किया था। और इसलिए उसने इस सिस्टम को वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम नाम दिया, जो कि वीआरएफ आपका डैकिन इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसका ये ट्रेडमार्क है, बिजनेस का ट्रेडमार्क है। सेम वैसे ही अदर कंपनी जो भी है, कैरियर, तोशिबा और जितने भी कंपनी है, सैमसंग वगैरह, ये लोग क्या उसको वीआरएफ बोलते हैं। तो दोनों सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्डिंग अलग है। और जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, वीआरएफ सिस्टम आर सिमिलर टू मल्टी स्प्लिट सिस्टम विच कनेक्ट टू वन आउटडोर सेक्शन टू सेवरल इवोपरेटर। सेवरल इवोपरेटर बोलने का मतलब है कि सेवरल इंडोर यूनिट्स। और मल्टी सिस्टम यूनिट सिस्टम टर्न्स ऑन ऑफ कम्प्लीटली इन रिस्पॉन्स टू वन मास्टर कंट्रोलर। मल्टी सिस्टम में क्या होता था कि आप इसको कम्प्लीटली ऑन ऑफ होता था एक ही बार मास्टर रिमोट कंट्रोलर से, लेकिन वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है कि इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वीआरएफ सिस्टम कंटिन्यूली एडजस्ट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू ईच इंडोर एवोपरेटर। जैसा कि मैंने बताया कि एज पर रिक्वायरमेंट, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो को एडजस्ट कर लेता है बाय पीएमबी वाल्व। द कंट्रोल इज अचीव बाय कंटिन्यूली वायरिंग द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू ए पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। तो जो भी इंडोर यूनिट लगा होता है उसमें एक पीएमबी वाल्व होता है, पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद जितने भी इंडोर यूनिट्स होते हैं वो एक कंट्रोल वायर से कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और वो कंट्रोल वायर आउटडोर यूनिट से कनेक्ट होता है। और फिर उस आउटडोर यूनिट से हम लोग क्या करते हैं कि एक मेन केबल जो होता है जो कि सेंट्रल रिमोट कंट्रोलर को जाता है। उसके बाद एक वीआरएफ का स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो जितने भी इंडोर यूनिट है उसमें एक तो वायर्ड रिमोट कंट्रोलर लगा सकते हैं आप, और वायरलेस रिमोट कंट्रोलर भी रहता है। तो एट सेम टाइम सेम आउटडोर यूनिट से आप डिफरेंट इंडोर यूनिट कनेक्ट करने के साथ साथ आप डिफरेंट तरीके का रिमोट कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं। वायर्ड रिमोट कंट्रोलर हो या फिर वायरलेस रिमोट कंट्रोलर हो, और फिर एक सेंट्रल रिमोट कंट्रोलर होता है जो बीएमएस से आप वहाँ से कंट्रोल करेंगे। फिर वीआरएफ सिस्टम में जो पाइपिंग कनेक्ट करते हैं हम लोग, इस तरीके का जॉइंट होता है जिसको वाई जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडर होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, फ्री ब्रांचिंग सिस्टम। तो वीआरएफ सिस्टम जो है तोशिबा का, वो हम लोगों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है पाइपिंग कनेक्शन के लिए। तो कितने तरीके का यहाँ पे पाइपिंग आपको दिखा रखा है, 5 तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडोर आउटडोर यूनिट को। पहला है लाइन ब्रांचिंग सिस्टम, दूसरा है हेडर ब्रांचिंग सिस्टम, तीसरा है हेडर ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर लाइन ब्रांचिंग, चौथा है लाइन ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर हेडर ब्रांचिंग सिस्टम। उसके बाद पांचवा हेडर ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर हेडर ब्रांचिंग। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, मल्टी आउटडोर यूनिट कनेक्टेड है एक सिस्टम से, और ये लाइन ब्रांचिंग सिस्टम है। तो लाइन ब्रांचिंग सिस्टम में आप जैसे यहाँ पे ये जॉइंट ब्रांचिंग जॉइंट जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रेफनेट जॉइंट बोलते हैं।
तो सारा यूनिट आपको रेफनेट से कनेक्टेड है। एक रेफनेट आया, उसमें से एक इंडोर यूनिट को चला गया, फिर दूसरा नेक्स्ट ब्रांचिंग जॉइंट को, फिर वहाँ से एक इंडोर यूनिट, और इस तरीके से आप मल्टी इंडोर यूनिट कनेक्टेड कर सकते हैं ब्रांचिंग कर करके। और आप देख रहे हैं कि जितने भी इंडोर यूनिट है सबसे आपका एक एक रिमोट कंट्रोलर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हेडर ब्रांचिंग सिस्टम। हेडर ब्रांचिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा एक हेडर से, हेडर ब्रांचिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर ब्रांचिंग सिस्टम में एक पाइपिंग आता है आपके आउटडोर यूनिट से, और उसमें क्या होता है कि हेडर में डिफरेंट पाइपिंग कनेक्शंस होते हैं। तो एक हेडर से आप 7, 8 जो भी आपका स्पेसिफिकेशन होगा, या फिर जो भी जिस साइज का भी हेडर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रहा होगा, उतना आप इंडोर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं इस हेडर ब्रांचिंग से 4 आउटडोर यूनिट कनेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा हेडर ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर लाइन ब्रांचिंग सिस्टम। तो पहले तो आपका लाइन ब्रांचिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग जॉइंट जो रेफनेट लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो पाइप आपका रिमेनिंग रह गया, फिर उस पाइप में क्या किया कि एक हेडर ब्रांचिंग लगा दिया। फिर उस हेडर ब्रांचिंग से डिफरेंट तरह के इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लिया। लेकिन हेडर ब्रांचिंग में क्या होता है कि पाइपिंग लेंथ ज़्यादा लग जाता है। मान लीजिए एक हेडर लगाया आपने बिल्डिंग के एक कॉर्नर पे, एक रूम पे, अगर मान लीजिए डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट इंडोर यूनिट्स लगा हुआ है, तो आपको हर एक हेडर को लेके जाना पड़ेगा इंडोर यूनिट तक। मैं दिखाऊंगा आपको, जब प्रॉपर मैं इसका डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा आपको ऑटोकैड में, तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे अच्छे से। उसके बाद एक है लाइन ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर हेडर ब्रांचिंग सिस्टम। अब लाइन ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर हेडर ब्रांचिंग सिस्टम, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला ब्रांचिंग जो है वो हेडर का है, फिर हेडर से आपका लाइन ब्रांचिंग हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन ब्रांचिंग आफ्टर हेडर ब्रांचिंग, तो हेडर ब्रांचिंग के बाद आपका ये लाइन ब्रांचिंग हो गया 2, फिर हेडर ब्रांचिंग सिस्टम आफ्टर हेडर ब्रांचिंग सिस्टम, ये हेडर ब्रांचिंग सिस्टम हो गया। अब इन तीनों से तो ये आउटडोर इंडोर यूनिट कनेक्ट हो गया। उसके बाद एक जो पाइप बचा, फिर से हेडर को कनेक्ट किया इससे, और 4 इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लिया। और थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ पाइपिंग, और ये मैं थोड़ा बाद में मैं बताऊँगा, इससे पहले मैं बता दूँ आपको। तो जो पाइपिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लाइन ब्रांचिंग में देख लीजिए रेफनेट से इंडोर यूनिट कनेक्ट है। हेडर ब्रांचिंग में हेडर लगा हुआ है, उससे इंडोर यूनिट कनेक्टेड है। उसके बाद लाइन प्लस हेडर में देख लीजिए, एक लाइन से लाइन जा रहा है, लाइन इंडोर यूनिट कनेक्टेड, उसके बाद हेडर से हेडर कनेक्टेड है। लेकिन ये जो लाइन ब्रांचिंग आफ्टर हेडर ब्रांचिंग और हेडर ब्रांचिंग आफ्टर हेडर ब्रांचिंग जो है, ये सिर्फ तोशिबा प्रोवाइड करता है, बाकी किसी भी कंपनी में ये नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आप किसी और कंपनी का VRF सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप उस कंपनी से पहले जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे आप बात कीजिए, पूछिए कि ये सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, फिर डिज़ाइन कीजिए। वैसे नॉर्मली तो ब्रांचिंग सिस्टम पे ही डिज़ाइन हो जाता है VRF सिस्टम। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं, ये टोटल 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 7th फ्लोर एंड 8th फ्लोर। जैसा कि यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट कनेक्टेड है, ये पाइपिंग सिस्टम इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे कि एक पूरा मेन हेडर जा रहा है, मेन पाइपिंग हेडर जो कि वर्टिकल, और उस वर्टिकल से हम लोग टैपिंग लेके पर फ्लोर सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसा कि ये वाई जॉइंट लगा हुआ है, आपको जो दिख रहा है वाई जॉइंट, आप देख सकते हैं ये जो वाई जॉइंट वो इस तरीके का दिखता है। वाई जॉइंट इस तरीके का आप जब डिजाइनिंग करेंगे तो आपको बनाना पड़ सकता है। तो हेडर जॉइंट एंड ब्रांचिंग जॉइंट इस तरीके का होता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि अलग अलग साइज का इसमें टैपिंग दिया रहता है, आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसर होता है, डिफरेंट टाइप का रिड्यूसर साइज के अकॉर्डिंग, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये मैं आपको साइट का भी पिक्चर दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइपिंग लिमिटेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं पाइपिंग लिमिटेशन क्या क्या होता है इसमें वीआरएफ सिस्टम में। जो तोशिबा का वीआरएफ है, तो आपको तोशिबा का जो वीआरएफ सिस्टम है उसमें जो फारदेस्ट इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है, जो आपका आउटडोर यूनिट से सबसे लास्ट का जो इंडोर यूनिट होता है वहाँ तक का आपको लिमिटेशन है जो पाइपिंग का है वो 235 मीटर है। तो आप पाइप लेंथ हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी डिज़ाइन करेंगे। तो आउटडोर यूनिट से लेके लास्ट इंडोर यूनिट तक का जो पाइप साइज होगा वो लेस देन 235 मीटर होगा। मैक्सिमम 235 मीटर तक आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट टी जॉइंट होगा आउटडोर के पास, उस आउटडोर यूनिट से जो आपका पहला इंडोर यूनिट होगा वो पहले इंडोर यूनिट तक का लेंथ आपका होगा मेन पाइपिंग लेंथ जिसको बोलते हैं होगा 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडोर यूनिट से लेके लास्ट इंडोर यूनिट तक जिसको फर्स्ट ब्रांचिंग पाइपिंग लेंथ, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्रांच यहाँ से निकलेगा जो आप रेफनेट लगाएंगे, फिर यहाँ से लेके जो लास्ट इंडोर यूनिट होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा 90 मीटर, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब भी डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद हाइट डिफरेंस देख लेते हैं। हाइट डिफरेंस कितना प्रोवाइड करता है तोशिबा हम लोगों को। मान लीजिए ये 11 स्टोरी आपको एक बिल्डिंग दे रखा है एग्जांपल के लिए, 11 स्टोरी बिल्डिंग है और तोशिबा SMMSI लीड्स द इंडस्ट्री विद सपोर्ट ऑफ हाइट डिफरेंस बिटवीन हाइट डिफरेंस अप टू 40 मीटर्स बिटवीन इंडोर यूनिट्स ऑन ए सिंगल सिस्टम। तो इंडोर यूनिट टू इंडोर यूनिट जो हाइट प्रोवाइड करता है आपको वो 40 मीटर का मिलता है आपको। तो 40 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 11 स्टोरी बिल्डिंग है। तब अगर इससे छोटा बिल्डिंग है तो हाइट डिफरेंस तो मैटर ही नहीं करता। अगर आपका पर फ्लोर साइज 3.5 मीटर है और ये सिंगल सिस्टम हो गया आपका, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि एक हेडर आ रहा है, एक हेडर आ रहा है इस तरीके से, और ये जो फर्स्ट आउटडोर यूनिट से जो लास्ट इंडोर यूनिट तक होगा 235 मीटर होगा। और ये जो पाइपिंग लेंथ होगा मेन पाइप ये 120 मीटर, और फर्स्ट इंडोर यूनिट से लास्ट इंडोर यूनिट तक ये आपका 90 मीटर होगा, 90 मीटर। उसके बाद पाइपिंग लेंथ और हाइट डिफरेंस के बारे में अभी टॉपिक चल रहा है वही सा। तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है हेडर यूनिट और फ्लोअर यूनिट, फॉलोअर यूनिट और ये फॉलोअर यूनिट। तो हेडर यूनिट कौन होता है? मान लीजिए आप कोई आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो 16 HP का हो, 10 HP का हो, 8 HP का हो और 18 HP का हो, तो इन सारे आउटडोर यूनिट में जो मैक्सिमम होता है, जिसका साइज मैक्सिमम होता है वो हेडर यूनिट होता है। उसके बाद उससे छोटा जो है वो फॉलोअर यूनिट, फिर उससे छोटा फॉलोअर, फिर उससे छोटा फॉलोअर। तो जो भी लास्ट का फॉलोअर होगा अब उसका कैपेसिटी सबसे कम होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटडोर यूनिट का हाइट डिफरेंस क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप आउटडोर यूनिट लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं रूफ पे, तो 3 आउटडोर यूनिट तो आपने लगा दिया, फ्लो आपको मिल गया प्रॉपर स्पेस, लेकिन एक आउटडोर यूनिट के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कितने हाइट पे लगा सकते हैं? तो लेस देन 5 मीटर मान लीजिए। तो हाइट डिफरेंस बिटवीन आउटडोर यूनिट्स, तो एक आउटडोर यूनिट को आप 5 मीटर ऊपर तक इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये चारों आउटडोर यूनिट एक दूसरे से ये टी जॉइंट से कनेक्टेड है, वाई शेप जॉइंट होता है इस तरीके का, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसके बाद ये मेन पाइप है। मेन पाइप जैसे हम लोगों ने देखा था, मेन पाइप का कितना होना चाहिए? 120 मीटर। इस पाइप का लेंथ फर्स्ट जॉइंट से, फर्स्ट वाइड जॉइंट से लेके जो फर्स्ट ब्रांचिंग सेक्शन होता है वहाँ तक का डिफरेंस होना, डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए 120 मीटर। सेम वैसे ही आ गया हमारा फिर ब्रांचिंग सिस्टम। आप देख रहे हैं जैसे कि ब्रांचिंग सिस्टम में ये हेडर ब्रांचिंग लग गया, उसके बाद फिर यहाँ से मेन ब्रांचिंग से एक वाई जॉइंट लग के ब्रांचिंग जॉइंट या इससे इंडोर यूनिट कनेक्ट हो रहा है डिफरेंट टाइप का। उसके बाद अब देखिए
ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रहा है इक्विवेलेंट लेंथ करस्पॉन्ड टू फारदेस्ट पाइपिंग बिटवीन आउटडोर यूनिट LO लेस देन 25 मीटर। तो जो ये LO डिस्टेंस दिखा रहा है वो लेस देन 25 मीटर होना चाहिए। उसके बाद जब सबसे आउटडोर यूनिट जो होता है इक्विवेलेंट लेंथ आपको जो यहाँ से जो लेंथ आपको दिख रहा है ये ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है। इक्विवेलेंट लेंथ जो सबसे लास्ट इंडोर तक वो 235 जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद जो होता है फर्स्ट ब्रांचिंग सिस्टम से जो लास्ट इंडोर यूनिट होता है इसका जो लेंथ होगा इक्विवेलेंट लेंथ आपको वो 90 मीटर होगा, लेस देन 90 मीटर। ठीक है, और हाइट डिफरेंस आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हाइट डिफरेंस बिटवीन आउटडोर यूनिट्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में हाइट डिफरेंस जो देख रहा है आउटडोर टू लास्ट इंडोर, और मतलब जो भी वर्टिकल हाइट डिफरेंस होगा वो लेस देन 70 मीटर होगा। और उसके बाद जो हम लोग इंडोर टू इंडोर हाइट डिफरेंस हम लोग देखे थे 11 स्टोरी बिल्डिंग में वो 40 मीटर था, तो वो डिफरेंस जो होगा वो लेस देन 40 मीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टी शेप ब्रांचिंग ज्वाइंट फॉर लिक्विड पाइप एंड वाई शेप ब्रांचिंग ज्वाइंट फॉर गैस पाइप। तो टी शेप जो होगा वो लिक्विड लाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे, और वाई शेप जो है वो गैस पाइप के लिए यूज करेंगे। तो जब भी आप ऑर्डर करेंगे मटेरियल तो ये बात का ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने वाई जॉइंट ऑर्डर कर दिया, मटेरियल गलत आ जाएगा, फिर वो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे साइट पे। तो जब टी शेप ब्रांचिंग सिस्टम होता है लिक्विड लाइन के लिए, तो आप देखें जैसे ये ओके है, आप उसको वर्टिकल इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको उसको हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू रूफ आपको इंस्टॉल करना होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है एग्जांपल 1 ओके है, ये नॉट ओके। सेम वैसे ही वाई जॉइंट के लिए आपको हॉरिजॉन्टल पोस्चर में ही आपको इंस्टॉल करना होगा, पैरेलल टू आपको फ्लोर जो होगा या रूफ होगा। तो ये ओके है, और इसको आप इसके साइज का भी आपको पोजीशन का भी ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये आउटडोर यूनिट से गैस आया, इधर से गैस आया है, और ये दोनों मिलकर एक पाइप बना रहा है हेडर। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये गुड नहीं है, इस आउटडोर से आया फिर इससे आया, कनेक्शन गलत है। तो इस तरीके का कनेक्शन का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। फिर आपका नोट दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटडोर यूनिट हेडर 1 यूनिट प्लस फॉलोअर यूनिट 0 to 10 यूनिट। तो आप जो फॉलोअर यूनिट जो है मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, मतलब कि टोटल 4 यूनिट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल द आउटडोर यूनिट इन ऑर्डर टू कैपेसिटी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हेडर यूनिट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलोअर यूनिट्स 1, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलोअर यूनिट 2, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलोअर यूनिट 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद थर्ड नोट आपका यूज वाई से ब्रांचिंग ज्वाइंट कनेक्टेड ऑफ कनेक्टिंग ऑफ गैस पाइप फॉर आउटडोर यूनिट एंड इंस्टॉल हॉरिजॉन्टली एंड पाइपिंग टू इंडोर यूनिट शैल बी परपेंडिकुलर टू पाइपिंग टू द हेडर और आउटडोर यूनिट्स एज एग्जांपल 1, जैसे कि एग्जांपल 1 में आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका डोंट कनेक्ट पाइपिंग टू इंडोर यूनिट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हेडर आउटडोर यूनिट एज टी शेप ब्रांचिंग जॉइंट लिक्विड पाइप। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल 2 में जब आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको कनेक्शन नहीं करना है, तो ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। फिर उसका आउटडोर यूनिट का पाइपिंग लेंथ क्या होना चाहिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। और अलाउबल लेंथ और हाइट डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, ये सब जैसे कि हम लोग इसमें देख ही चुके हैं। टोटल जो पाइपिंग लेंथ होना चाहिए और हाइट डिफरेंस बिटवीन, तो ये आप ध्यान से पढ़िए इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कनेक्ट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।